हेलो दोस्तों। एक सबसे बड़ा कंसर्न अभी यही है हमारे सीए फाइनल वाले फ्रेंड्स के साथ कि आखिर कॉस्टिंग में स्कोर कैसे किया जाए। जितना गहरा कंसर्न आपके लिए है उससे हजार गुना कंसर्न मेरे ऊपर है, क्योंकि आप अकेले हैं। मैं तो आप आपके जैसे हजारों से जुड़ा हुआ हूँ। सो माई कंसर्न इज 1000 टाइम्स मोर देन यू। सो आप अपना काम को आगे बढ़ाते जाइए, पढ़ाई को आगे बढ़ाते जाइए, बट आपके कंसर्न को मैं पूरे दिन रात लगकर एड्रेस कर रहा हूँ। हाल में हमने क्या किया, हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो लास्ट नवंबर 20 एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके पेपर्स को रिव्यू किया कि उनको उनके राइटिंग पैटर्न में क्या इम्प्रूवमेंट लानी है वो हम बता पाए। ऐसे कुछ 8 से 10 स्टूडेंट को हमने पकड़ा जिनका मार्क्स का रेंज बिलो 40 ही था, और उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ की उसको पता करने का कोशिश किया। उसको एनालाइज करते करते काफ़ी कुछ सामने आया है। सबसे पहला जैसे कि सामने आया है कि इंस्टीट्यूट कब मार्क्स दे रहा है, कब नहीं दे रहा है। उसमें एक जनरल पैटर्न निकल के आया है, वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। दूसरा, उसको एनालाइज करते करते कुछ सवाल खड़े हुए हैं जो हम सबको मिलकर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाना चाहिए और उसका जवाब पाना चाहिए। और तीसरा, मैं आपके साथ एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा जिसमें जिस जिस क्वेश्चन का मुझे जो समझ में आया कि किस किस तरह से उन्होंने मार्क्स दिया है, वो पीडीएफ को भी आप रेफ़र करेंगे। ये उन स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो मुझ तक नहीं पहुंच पाए थे बट फिर भी स्कोर नहीं कर पाए, सजेशन सीख कर रहे हैं। सबसे पहले उनको ये वीडियो सबसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, और हो सकता है इस वीडियो के बदौलत कुछ एनलाइटनमेंट हो जाए और इसके बदौलत आपको आइडियाज़ आ जाए कि कैसे आगे पढ़ना है। ओके, तो उसको देखने के लिए आप अपना आंसर स्क्रिप्ट और क्वेश्चन पेपर नवंबर 20 का साथ में सामने रख लो और फिर इस वीडियो को ध्यान से सुनो। और सेकेंडली, जो हमारे दोस्त फ्यूचर में एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे, तो उनको पता चलेगा कि आने वाले टर्म के लिए जिनका पहला अटेम्प्ट है मई में या फिर नवंबर में, आने वाले टर्म में उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह की पढ़ाई और करनी है, किस तरह की स्ट्रेटजी और लगानी है, वो भी उनको पता चलेगा। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। अब बस मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था ऑनलाइन उन सारे स्टूडेंट्स के साथ जिनका मैं पेपर रिव्यू किया था। मैं आपको वो इंटरेक्शन ही पूरा सुनाने वाला हूँ, आप पूरा उसको ध्यान से सुनिएगा। और डिस्क्रिप्शन में जो आपको मैं पीडीएफ दिया हूँ आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपके कोई और सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं जैसे समय होगा ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और कृपया रिपीट सवाल ना पूछें। अगर इन सारे सवालों से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो, अलग सा कोई नया सवाल हो जिस पे आपको लगता हो कि सर ने डिस्कस नहीं किया, तो आप ज़रूर पूछें, बट उसी सवाल को डबल चेक करने के लिए कृपया वो सवाल ना पूछें। तो आई होप ये मेहनत हमारा आपको थोड़ा रास्ता दिखाएगा, और इनफैक्ट इसके कारण कॉस्टिंग ही नहीं, बाकी और सब्जेक्ट में भी जिसमें आप स्कोर नहीं कर पाते हो उसका भी आपको ज़रिया मिलेगा कि कैसे आगे पढ़ना है। ओके, सो नेक्स्ट अब आने वाला है हमारा वो इंटरेक्शन वीडियो जो हमने हमारे स्टूडेंट्स के साथ की थी। Okay, I'm ready to start. I hope you all are with me. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, Shubham, Muskan, Simran, are you all here? Yes, sir. Simran? All right. देखो, आप सबको अभी इकट्ठा इसलिए किया गया क्योंकि आप सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, मतलब यू ऑल आर एट एग्जैक्टली सेम लेवल। आप लोगों में कोई डिफरेंशिएशन अभी नहीं है। सो द मार्क्स रेंज इन योर नवंबर एग्जामिनेशन फॉर ऑल ऑफ यू is all in the same range.
ओके, ऑल इन द सेम रेंज। सो मैंने आप सबका पेपर को थॉरली चेक किया। इसको थॉरली चेक करने के बाद मेरे कुछ 2-3 ऑब्जर्वेशंस हैं, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस। कुछ जगह हम लोग अपना सुधार कर सकते हैं, बट कुछ जगह मुझे लगा कि we have to understand institute's expectation and accordingly we have to work upon it. कुछ जगह क्या था कि आपने सिली मिस्टेक्स था खुद का, और कुछ जगह अभी भी एम्बिग्विटी ऐसी है कि हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इसको लेके इंस्टीट्यूट में कुछ सवाल हम लोगों को रेज करना चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन। ओके, सो जैसे अगर हम पेपर देखें, आप सबके सामने पेपर होगा अभी, ठीक है? तो फ्रैंकली आप देखना, क्वेश्चन नंबर 2, 1 को एक बार मैं साइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका नवंबर 20 में पूछा गया था, टारगेट कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन था, वो पूरा 20 मार्क्स का। आपको क्या लगता है वो एक स्कोरिंग क्वेश्चन था कि क्या था, मतलब कि डाइसी क्वेश्चन था? तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, डीजेबी का पूरा स्कोरिंग था। करेक्ट। मैं ऐसे एक ही आपसे अगर पूछूं, स्कोरिंग था कि मतलब नॉन स्कोरिंग था? तो मिड में था, उसके पहले दो पार्ट वाज मतलब डायरेक्ट, जिसका थर्ड पार्ट था वो थोड़ा डिफरेंट था, बट ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल भी स्कोरिंग था। नहीं, अगर फिर भी दो में से एक ही चूज करें, स्कोरिंग था कि नॉन स्कोरिंग था, आप क्या बोलेंगे? स्कोरिंग था। स्कोरिंग, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड से आया था, वो स्कोरिंग था कि नहीं था? स्कोरिंग था। तो मेरे को समझ में नहीं आया ढंग से, तो मेरे लिए बिल्कुल हार्ड था वो क्वेश्चन। नहीं, ऐसे वो सिमिलर क्वेश्चन अपना ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हाँ सर, एग्जैक्ट क्वेश्चन था वैसे। तो 20 मार्क्स भी स्कोरिंग था। हाँ। क्वेश्चन 4 में जब हम आते हैं, उसमें 3 पार्ट था। एक रेलेवेंट कॉस्टिंग वाला था या प्राइसिंग स्ट्रेटजी वाला था। दूसरा आपका क्या कहते हैं वो टीक्यूएम वाला था। और 4C आपका, प्लीज वो बैकग्राउंड में जिनके नॉइज आ रहा है आप म्यूट कर लीजिए, और जिनके बैकग्राउंड में नॉइज आप म्यूट कर लीजिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग था। क्वेश्चन नंबर 4 का ए का ही ऑप्शनल था, प्राइसिंग स्ट्रेटजी था। 4 का बी था आपका, जिसमें TQM का क्वेश्चन था। 4C में मैं देख रहा हूँ ट्रांसफर प्राइसिंग था। तो मुझे लगता है ये तीनों पार्ट, रेलेवेंट कॉस्टिंग या फिर प्राइसिंग, फिर दूसरा पार्ट है आपका TQM, और तीसरा पार्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग, ये भी 20 मार्क्स का था, स्कोरिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 में यदि हम आते हैं, तो 5 में क्या पूछा था हम लोगों से, तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, और आपका उसके साथ ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये भी आपका स्कोरिंग क्वेश्चंस में था, ठीक है? जिसमें आप बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का थोड़ा सा वो थियोरेटिकल होने के कारण नॉन स्कोरिंग हो सकता है, बट अदरवाइज वो भी एक स्कोरिंग पार्ट था अगर हम लोग ठीक से उसको लिख पाते। बट फिर भी मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को एक बार स्कोरिंग पार्ट से हटा देता हूँ। क्वेश्चन 6 जो आया था, उसमें पार्ट ए में आपका स्ट्राइक वाला क्वेश्चन था, और लेबर का स्ट्राइक का क्वेश्चन, और पार्ट बी में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वेरिएंस था। तो ये पार्ट ए एकदम नया था सबके लिए, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो स्कोरिंग नहीं था। बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो पार्ट था उसमें लास्ट पार्ट, वो कितने मार्क्स का था? 10 मार्क्स का, तो वो स्कोरिंग था। मुस्कान एक बार आप म्यूट करिए अपने आप को। हाँ, तो ये 10 मार्क्स का था, ये आपका स्कोरिंग था। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं नॉन स्कोरिंग कैटेगरी में डाल रहा हूँ, क्योंकि वो जिसका भी पढ़ा हुआ भी हो वो एग्जैक्ट लिख पाना एक चैलेंजिंग था। तो मेरे हिसाब से 20, 10, 10, 40 मार्क्स का पेपर नॉन स्कोरिंग पेपर में मैं डाल दिया, ठीक है?
और रेस्ट पेपर जैसे 120 मार्क का पेपर सेट होता है, 120 टू बी प्रिसाइज 125 मार्क का सेट होता है, तो रेस्ट 85 मार्क्स का जो पेपर था वो स्कोरिंग कैटेगरी में था। नॉन स्कोरिंग कैटेगरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूट आपका, अच्छा टारगेट कॉस्टिंग में भी मैं 10 मार्क और रिकमेंडेशन वाला पार्ट को अगर चाहूँ, टारगेट कॉस्टिंग में भी जैसे तानिया बोल रही थी कि सर वो रिकमेंडेशन पार्ट था उसको लेके थोड़ा डाउट हो रहा था, तो +10 और डाल देते हैं, वो भी नॉन स्कोरिंग कैटेगरी में। ठीक है, तो 50 मार्क्स नॉन स्कोरिंग और रेस्ट 75 मार्क्स का पेपर स्कोरिंग कैटेगरी में था। अगर कोई भी स्टूडेंट अटेम्प्ट करेगा तो मेरे हिसाब से 75 और 50 यानी कि 3:2 का रेशियो बन रहा है। ठीक है, 3:2 यानी 3/5 कर देना, 60% पेपर ऐसा आ रहा है जिसमें 60 में आपको 50 मिल सकता है। ठीक है, रेस्ट 40% पेपर में आपको 25% मार्क्स भी मिल जाएगा पुअरेस्ट परफॉर्मेंस में, तो 60 नंबर लाना तो पॉसिबल है ऐसा पेपर में। ठीक है, तो मैंने आप सबका पेपर को पूरा गहराई से देखा, इंस्टीट्यूट का जो मार्किंग पैटर्न है उन सबको भी अच्छे से ऑब्जर्व किया, तो एक कॉमन चीज मुझे दिखा कि जिनका स्कोर नहीं आया आप लोगों का, वो स्कोरिंग पोर्शन में बहुत सारा सिली मिस्टेक्स के कारण नहीं आया। ठीक है, अब जैसे टारगेट कॉस्टिंग है फॉर एग्जांपल, ये अब एक एक क्वेश्चन में आता हूँ मैं। टारगेट कॉस्टिंग में जब मैं आता हूँ तो उसमें मैं ये देखा कि फर्स्ट पार्ट स्टेप 1 जो होता है ना इनका, उस स्टेप 1 में सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। देखा आपने ये क्वेश्चन? यस सर। प्रेजेंट सेलिंग प्राइस जो पूछ रहा है, यस सर। उसमें एक एम्बिगुइटी था क्वेश्चन में, ये मैंने अपने रिव्यू में भी बताया था कि व्हाई दिस इज एम्बिगुअस, बिकॉज अगर हम नीचे कॉस्ट का टेबल देख रहे हैं ना, तो उससे कॉस्ट निकल के आ रहा है 675, और क्वेश्चन का सेकंड लाइन में लिखा हुआ है फुल कॉस्ट इज 900। तो इस एम्बिगुइटी के शिकार बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए। तो फुल कॉस्ट यदि 900 है और नीचे में कॉस्ट स्ट्रक्चर आ रहा है 675, तो हम किसको टोटल कॉस्ट माने? तो कुछ जनों ने, आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने 900 को सेलिंग प्राइस मान के सम किया। ठीक है, क्योंकि ऐसा जो सिमिलर सम डीजेबी में था उसमें वैसा ही केस था, यहाँ पे उसको फुल कॉस्ट लिख दिया 900 को। तो जो पहला पार्ट प्रेजेंट सेलिंग प्राइस निकालने का बात है, उस प्रेजेंट सेलिंग प्राइस में 900 को कॉस्ट पकड़ के प्लस उस पे आपका टारगेट प्रॉफिट जब ऐड कर रहे हैं जो 45 लाख का 30% है, तो हमारा प्रेजेंट सेलिंग प्राइस जो आ रहा है उसको इंस्टीट्यूट सही माना है, और बाकी जो लोग 900 को लेके सम किए हैं उसको इंस्टीट्यूट रॉन्ग कर दिया है। तो इसमें आप बोलेंगे सर हमारा क्या दोष है? आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन उतना क्लियर नहीं था कि ऊपर में फुल कॉस्ट 900 आप बता रहे हैं और नीचे में जा रहे हैं तो आपका 675 आ रहा है, तो बच्चे उसका शिकार हो गए। तो ये क्वेश्चन की क्लैरिटी नहीं थी, इसके कारण हमारा इसमें पार्ट 1 में मार्क्स चला गया। और सिंस पार्ट 1 और 2 कनेक्टेड था, जैसे पार्ट 1 के बाद एक और क्वेश्चन था ना, न्यू टारगेट कॉस्ट निकालो और रिवाइज कॉस्ट निकालो, तो कनेक्टेड था, इस कारण से उसमें भी मार्क्स चला गया। तो इसमें स्कोरिंग की अपॉर्चुनिटी जो थी वो खत्म हो गई, क्योंकि क्वेश्चन ही एम्बिगुअस था। करेक्ट? तो मैं अगर आपको अपना स्क्रीन भी दिखाऊं, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन था इसमें 900 दिया हुआ फुल कॉस्ट ऑफ 1 सेट। अब इसको फुल कॉस्ट पकड़े कि यहाँ से जो एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है उसको फुल कॉस्ट पकड़े, तो हम यहाँ फंस गए। अभी भी इसके पीछे क्लैरिटी नहीं है। अगर यही सिमिलर सम हम लोग अपने आईसीआई का मैट में खोजते हैं तो उधर आपको वो 900 अलग तरीके से बता के दिया है। जैसे अगर आप बोले तो हम आईसीआई साइट पे ही हैं
स्टडी मटेरियल में गए और यहाँ पर कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक चैप्टर में गए, यहाँ पर एक वर्ड्स एंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ही है। अब यहाँ पे ईच स्टोरेज रैक इज सोल्ड फॉर 750 ईच बोला है। क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या क्रिएट करने का कोशिश किया, इसी लाइन को उन लोगों ने मॉडिफाई किया, बोला फुल कॉस्ट पर यूनिट है 900। अब क्या खासियत था इस सम का कि अगर हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं तो ये आ रहा है 30, 20, 50, 60, 61,50,000 डिवाइडेड बाय आप यूनिट्स अगर कर लोगे तो कॉस्ट आ रहा है 615 और प्राइस है 750, तो लॉजिकल भी लग रहा है। अब हम लोग जब सम करने गए तो हम लोग उतना माथा थोड़ी लगाए कि इंस्टीट्यूट हमसे बोला क्या है। हम लोग बोले कि फुल कॉस्ट ऑफ वन सेट दिया हुआ 900, शायद ये सेलिंग प्राइस ही होगा और कॉस्ट यहाँ पे आ रहा है कम आ रहा है, तो हम लोग अपना धुन में सम करते चले गए। और ये एम्बिग्विटी था, मतलब कि ये फुल कॉस्ट ऑफ वन सेट यहाँ पे 900 दे रहा है तो यहाँ से 675 आ रहा है, तो मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि ये पूरा कॉस्ट नहीं आया है। शायद यहाँ पे ये बोल रहा है ना रेलिवेंट कॉस्ट डेटा, तो शायद सारा कॉस्ट डेटा नहीं दिया आपको, फुल कॉस्ट का ब्रेकअप नहीं दिया, ऐसा कुछ होगा, वी डोंट नो। दिस इज द प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, जो हम एनालाइज नहीं कर पाए। इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि आप जो पढ़ के आए हो ना, आपको थोड़ा वो ब्लाइंडली उसको करने का कोशिश मत करो, आप जो मैं दे रहा हूँ उसको देखो। तो इसका इम्पैक्ट अब ऐसा नहीं है ना कि पूरा इंडिया में कोई नहीं समझ पाया। अब हम लोग में से ही, आप में से ही कुछ लोग का मैं पेपर देखा कि जैसे शुभम का ही मैं पेपर देखा, शुभम का ही मेरे पास पेपर है, तो उसने 1125 ही लिया, मतलब वो 900 को फुल कॉस्ट पकड़ा प्लस उस पर मार्जिन जोड़ा तो उसको फुल मार्क्स मिल गया उसमें, बाकी लोगों को उसमें 0 मिल गया, समझ गए। तो ये सब मतलब छोटा छोटा ट्रिक है जिसके कारण अपना पार्ट 1 रॉन्ग हुआ, तो इसका 4 मार्क गया, स्कोरिंग पार्ट गया। अब इसमें आइडेंटिफाई करते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। अब नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में यदि मैं आता हूँ तो इसमें आंसर है सिर्फ, अगर आप देखेंगे इसमें भी पूछा था नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, तो सेटअप कॉस्ट ही एकमात्र नॉन वैल्यू एडिंग बोला गया है। सेटअप कॉस्ट ही नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी एकमात्र बोला गया है यहाँ पर, अगर आप ठीक से देखेंगे सेटअप कॉस्ट के बारे में ही बोला गया है। और सेटअप कॉस्ट क्या है वो बता रहा है कि असेंबली लाइन रेडी करने का कॉस्ट है, तो हेंस इट इज अ नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, सेटअप के साथ साथ असेंबली लाइन का भी नाम लिख दिया नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी में। जिसने दोनों लिखा उसको 1 नंबर दिया, जिसने सिर्फ सेटअप लिखा यानी पूरा करेक्ट लिखा उसको 2 नंबर दिया। तो आप लोग कुछ मेरे से अभी बात सुनते सुनते कुछ पॉइंट्स नोट करो कि एक सवाल रेज हो रहा है यहाँ पर कि जब मैं एक ऑप्शन सही लिख रहा हूँ और दूसरा ऑप्शन भी साथ में दे रहा हूँ वो गलत लिख रहा हूँ, तो इंस्टीट्यूट मेरा सही वाला ऑप्शन को मार्क्स नहीं देकर, सिंस मैंने गलत भी साथ में लिखा तो उसके कारण मेरा फुल मार्क्स नहीं देकर मेरे को 1 मार्क दिया। तो ये सवाल आपको रेज करना है, मतलब मैंने ये सब बातें काउंसिल मेंबर से भी की जाकर, तो उन्होंने कहा कि देखिए स्टूडेंट्स को रेज करना पड़ेगा हमारे पास, तो यू नोट दिस क्वेश्चन एंड आई विल गाइड यू हाउ टू मेल एंड हु टू मेल। बट ये सब क्वेश्चन उनके पास जाएगा तो हमारे पास जवाब आएगा, तो फिर हम भविष्य के लिए और बेटर कर पाएंगे। ये एक सवाल आता है कि अगर मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखा, एक अपना आंसर का रेफरेंस भी आप दे सकते हो उसमें, कि अगर मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखा है उस आंसर में एक सही भी लिख दिया, गलत ऑप्शन भी लिख दिया, एक्स्ट्रा लिख दिया जो गलत है, तो क्या गलत लिखने के कारण मेरे को नेगेटिव मार्किंग मिलेगा क्या? तो आप लोग जिनका कॉपी में आप देखिएगा सेटअप और असेंबली दोनों लिखा हुआ है उनको 1 नंबर दिया हुआ है, और जिनका कॉपी में सिर्फ सेटअप लिखा है उसको 2 का 2 नंबर मिला है। तो ये एक सवाल है, मतलब these are the questions which I am asking you to note specifically and you have to frame a reference with your answer script and you have to mail it। ये आपको सबको ड्राफ्ट करना है, तभी देखिए मेरा और आपका एफर्ट जो अभी आप पे जा रहा है वो एक बड़े मार्क्स के लिए कन्वर्ट हो पाएगा। अदरवाइज हम सब जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस में अपने आप को ढालते चलेंगे और पास हो गए तो बस ठीक है, नहीं हुए तो चलता रहेगा ये सिलसिला। इसलिए ये एक सवाल है, क्या नेगेटिव मार्किंग भी इंस्टीट्यूट करता है क्या, कि अगर कोई गलत लिख देता है तो
ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पार्ट में यदि मैं आता हूँ क्वेश्चन 2 का, अब ये थर्ड पार्ट का ए और बी अभी मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका आंसर वो अगेन एक एम्बिग्युइटी है कि इसमें जो न्यू टारगेट कॉस्ट निकालना है वो 820 पकड़ के निकालना है कि प्रेजेंट सेलिंग प्राइस, जैसे यहाँ लिखा ना रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 10%, तो वो जो 1150 यहाँ पे आंसर आया था, सॉरी 1125 जो यहाँ पे आंसर आया था उससे 10% कम करके कर रहा है कि ये वाला आपका 820 से कम करके करना है, ये क्लियर नहीं है। तो लेट अस वेट, उसका भी फिर एम्बिगुअस हो गया क्योंकि मैंने किसी का भी ये पार्ट सही नहीं देखा अपने पास। आप लोगों का जितना भी पेपर आया मेरे पास उसमें किसी का भी ये पार्ट सही नहीं था, तो अभी इसमें फिर मेरे तरफ से भी एम्बिग्युइटी है, इसलिए मैं इस पर कॉमेंट नहीं कर रहा हूँ। बट इसका भी कनेक्शन वही है कि ये 820 से होगा कि 1125 से होगा, ये क्लैरिटी अभी नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और बताता हूँ, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस में इंस्टीट्यूट मार्क्स तभी दे रहा है जब आप 900 को कॉस्ट पकड़ के प्लस उस पर प्रॉफिट जोड़ रहे हो, और प्रॉफिट पर यूनिट जो निकालना है वो 225 कैसे भी निकलेगा, वो हर तरीका से सबका सेम ही आ रहा है। बट यहाँ पर जैसे अगर हम देखें ना तो 900 अगर सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 900 अगर सेलिंग प्राइस अगर मानते हैं तो 900 माइनस 225 करने से ना एग्जैक्ट कॉस्ट मैच हो जाता है, 675 आ जाता है। तो हर बच्चा इससे गुमराह हो गया था कि अरे 225 माइनस 900 करने से 675 आ रहा है। तो आई विल अगेन सजेस्ट कि ये पॉइंट आप इंस्टीट्यूट के लाइमलाइट में लाइए कि ये फुल कॉस्ट ऑफ वन सेट का मतलब क्या था, बिकॉज ये सेलिंग प्राइस, आप ये क्वेरी बनाएंगे आप लोग सब कोई अपना अपना, ऐसा नहीं कि कोई एक बना रहा है। यू विल रेज दिस क्वेरी टू द इंस्टीट्यूट by writing to mail to the concerned person. I will tell you the name of the person, but for the time being you will have to raise this query कि सर ये तो फुल कॉस्ट ऑफ वन सेट यदि 900 है उसमें 225 यदि यहाँ पे माइनस करें तो कॉस्ट 675 मैच हो रहा है, तो 900 को हम लोग फुल कॉस्ट रीड करें कि हम लोग सेलिंग प्राइस रीड करें, तो दिस इज द कंसर्न। अब एट द सेम टाइम बहुत लोगों का कॉपी मैंने जब देखा तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना कि मार्कअप परसेंट ऑन फुल कॉस्ट, तो मार्कअप परसेंट ऑन फुल कॉस्ट में किसी ने 900 से डिवाइड करके आंसर निकाला है, फुल कॉस्ट 900 है बोलकर, और किसी ने 675 से भी आंसर निकाला है। ठीक है, आप लोगों की कॉपी में दिखा मुझे, किसी ने 675 से किया, किसने 675 से किया आप बताइए तो अपना कॉपी में देख के। मैंने किया। मार्क्स मिला है ना उसमें? हाँ, मैंने 675 कॉस्ट ली है। उसमें मार्क्स मिला है ना आपको? नहीं, मार्कअप का पार्ट में तो मिला है, 0 दे दिया है। तो उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट वाले स्टेप में दिया है मुझे, जो नीचे मार्कअप वो जो मार्क है वो उसी का ही मिला आपको। अच्छा, वो मार्क्स जो दिया है ना वो उसी का ही दिया, वो कहाँ पे दे रहा है मार्क्स तो वो पता नहीं चल रहा हम लोग को। हाँ, उसने बीच में सिर्फ बीच में कहीं मार्क्स बैठाया हुआ है, एक्चुअली जो मार्क्स आपको मिला है वो आपको मेरे हिसाब से उसी का मिला है जो आपका 225 से आपने किया, और किसी ने भी किया 225 से, सॉरी 675 से। यहाँ पे एक बार आप देखो अपना कॉपीज। मुस्कान आपका क्या है? नहीं, मुस्कान का तो नहीं। हाँ, नहीं दिया, सॉरी 675 में मार्क्स नहीं दिए। मुस्कान का 675 से किया हुआ है बट उनको मार्क्स नहीं मिला, 0 दे दिए। तो ठीक है, 675 वाले से मार्क्स नहीं है। साक्षी का मैं अगर देखूं, साक्षी आपने कैसे किया हुआ है? सर एक मैं देख रही हूँ सर, हम भी 675 से किए जनरल। सर आपने मेरी कॉपी कैसे डाउनलोड की है? साक्षी गोयल। कौन बोल रहे हैं? साक्षी सर हाँ जी सर। क्या बोल रहे हैं? सर आपने मेरी कॉपी कैसे डाउनलोड की है? मतलब मैंने पीडीएफ भी भेजी थी और लिंक भी भेजा था। वो पता नहीं मेरे को, हमारी टीम ने डाउनलोड करके मुझे दे दिया था।
एक्चुअली सर जो पीडीएफ भेजा था उसपे कुछ पेजेस ना बीच में मिसिंग हो गए थे, मतलब ढंग से डाउनलोड नहीं हुई थी। ओके, वो ठीक वाला ही आया, मेरे पास आ रहा है पेज है इसमें। ओके तो सर। इसमें आपका देखिए प्रॉफिट पर यूनिट आपने आपको इसमें फर्स्ट 4 मार्क दे दिया है इन्होंने। तो 225 बाई 900 जो कर रहा है उसको भी मार्क्स मिला है, और 450 बाई आपने 675 किया है। ठीक है, 11 जैसे साक्षी ने एक अलग ही सॉल्यूशन किया था, सेलिंग प्राइस 1125 ले लिया था और कॉस्ट फिर 675 से माइनस करके प्रॉफिट पर यूनिट 450 निकाला। तो 450 बाई 675 किया तो उनको फुल मार्क्स मिला है स्टेप 1 में, और उन्होंने 25% भी दिखा दिया था। आई थिंक वो 25% के लिए भी मार्क्स मिला होगा। 225 बाई 900 भी उन्होंने कर दिया, साक्षी ने दो सॉल्यूशन कर दिया। तो जैसे होता है ना कि मैकेनिकल असेंबली लिखा और सेटअप लिखा, तो दोनों लिखने से असेंबली का लिखने के कारण एक नेगेटिव मार्किंग कर दिया, बट जैसे साक्षी ने यहाँ पर मार्कअप दो तरीका से निकाल दिया, एक 225 बाई 900 से भी निकाल दिया और एक प्रॉफिट बाई फुल कॉस्ट से भी निकाल दिया। तो इसमें भी तो गलत किया, मतलब 450 बाई 675 भी करके आंसर दिया हुआ है, 225 बाई 900 करके भी आंसर दिया हुआ है। तो इससे क्या ये समझ में आ रहा है क्या कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें परफेक्ट मार्किंग दे दिया। तो नेगेटिव मार्किंग क्यों दिया, मतलब ये क्वेश्चन हाँ आता जी है, सर। ये क्वेश्चन आ रहा है कि नेगेटिव मार्किंग फिर दिया क्यों। जो बच्चा फिर सही लिखा है तो उसको पूरा मार्क्स देना चाहिए था, सेटअप भी लिखा है तो पूरा मार्क्स दे दो। अब असेंबली लिख दिया अगर साथ में तो मार्क्स काट लिया आपने। और वहीं प्रैक्टिकल में अगर वो दो सॉल्यूशन कर रहा है, उसमें एक सही है एक गलत है, तो जो सही है उसको देख के मार्क्स दे रहे लोग। तो ये एक सवाल है जो इंस्टीट्यूट तक रेज करना पड़ेगा। और न्यू टारगेट कॉस्ट में एम्बिग्विटी है, इसलिए अभी मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ। और रेकमेंड व्हाट स्ट्रेटजी, अब ये व्हाट स्ट्रेटजी में देखिए इंस्टीट्यूट क्या चाह रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इंस्टीट्यूट चाह रहा है, अगर आप उनका रिकमेंडेड सॉल्यूशन को खोलोगे तो दे आर आस्किंग यू क्या क्या चीज लिखना है। देखिए ये सब जो नॉन स्कोरिंग पार्ट है आप उसको थोड़ा गहराई से समझिए। अभी जो हालात हैं वो हालात को समझने का जरूरत है कि इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, अपने एग्जामिनर्स को एक सेट ऑफ आंसर दे देता है, ठीक है, और उसमें हर पैराग्राफ पे एक एक मार्क अलॉट कर देता है। ओके, जैसे अब मान लीजिए पार्ट 3 का आंसर ऐसा कुछ है रिकमेंडेशन, जिसमें आपको इतना सारा पॉइंट्स दिख रहा है ना यहाँ तक, तो इसका मार्किंग पैटर्न एग्जामिनर को दिया जाता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि अगर किसी ने इस पैराग्राफ के बारे में बोला तो 1 नंबर दे देना, इस पैराग्राफ के बारे में बोला तो 1 नंबर दे देना, इस पैराग्राफ के बारे में बोला तो 1 नंबर दे देना। सच बताएं तो एग्जामिनर लोग अंदर में आपका क्या लिखा हुआ कोई पढ़ने नहीं जाता होगा, बहुत कम एग्जामिनर पढ़ते होंगे, बट वो आपका खाली ये रेलिवेंट पॉइंट खोजते हैं। वो मैच हो रहा है तो 1 नंबर देना, ये मैच हो रहा है तो 1 नंबर देना, ये मैच हो रहा है तो 1 नंबर देना। उसके हिसाब से वो लोगों ने 10 मार्क का अगर ये पार्ट है तो 10 पॉइंट खोज लिए हैं, वो 10 पॉइंट पे आपको 10 मार्क मिलेंगे। अब वो किसी में 10 पॉइंट खोजे होंगे, किसी में उन्होंने 5 पॉइंट खोजे होंगे, किसी में उन्होंने 6 पॉइंट खोजा होगा, उसी हिसाब से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो मुझे क्या लगा कि आपका रिकमेंडेशन में किसी बच्चे ने जैसे ये मटेरियल का यूसेज वेरिएंस के बारे में नहीं निकाला, बट किसी ने निकाला, तो जिसने निकाला उसको मार्क्स दिया। तो एक पॉइंट है एमयूवी का मार्क्स, दूसरा पॉइंट है लेबर एफिशिएंसी का जो कमेंट किया उसका मार्क्स, तीसरा है सेटअप का मार्क्स, चौथा है जो असेंबली कॉस्ट के बारे में लिखा उसका मार्क्स, पांचवा फिर सम क्वेश्चंस टू रेज में भी, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, ये नौवां हो गया, और इस तरह से लास्ट कंक्लूजन पे 1 मार्क हो गया 10। तो इंस्टीट्यूट को जैसे कि जैसे 10 पॉइंट मिले उसने 10 पे 10 बैठा दिए। जब आपके आंसर से 4 पॉइंट मिले तो उसने 4 बैठा दिए, जब आपके आंसर से 2 पॉइंट मिले तो उसने 2 बैठा दिए। तो दिस इज द पैटर्न विच इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, कि आप हमारा आंसर को पढ़ो, उस आंसर के पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट करो। मेरे को पॉइंट्स मिलेगा तो मैं मार्क्स दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग अपना मार्क्स को अगर खोजोगे तो आप देखना जिस तरह से आपको मार्क्स बैठा के दिया हुआ है, एक एक पॉइंट पे एक एक मार्क आपको दिया हुआ है। जिसने एमयूवी निकाला उसको 1 मार्क दिया, जिसने एलईबी निकाला उसको 1 मार्क दिया,
ऐसे करके उन्होंने मार्क काउंट करके रखा हुआ है। अब क्वेश्चन इसको पढ़ के ये आता है मेरे माइंड में। मैंने फिर काउंसिल मेंबर को कल रात में फ़ोन किया, तो मैं पूछा कि देखिए ऐसे तो फिर क्या तो ये सवाल पैदा होता है कि हम ये बोलें स्टूडेंट्स को कि इंस्टीट्यूट हमेशा अपने क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन पूछेगा, क्या ये सच है कि झूठ है? ठीक है, तो मैंने एक सवाल उनसे पूछा कि ये सवाल सच है कि झूठ है, आप ये बताइए कि क्या इंस्टीट्यूट ये बोल रहा है कि मैं जो भी क्वेश्चंस आपको देता हूँ, चाहे अपने आरटीपी में, चाहे एमटीपी में, चाहे एडिशनल केस स्टडीज में, चाहे इंस्टीट्यूट मैट में, सिर्फ और सिर्फ हम उसी दायरे से क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर हम नया क्वेश्चन बनाएंगे तो उस क्वेश्चन के बारे में पैराग्राफ कुछ न कुछ हमारे हमारे इसमें मेंशन्ड होगा। किसमें? क्या कहते हैं, आपका इंस्टीट्यूट मटेरियल में। तो उन्होंने कहा यस ये होगा। क्यों होगा? बिकॉज हमारा ये इंस्टीट्यूट में बहुत सालों से रेजोल्यूशन लिया हुआ है कि हम जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे उसके बारे में इंस्टीट्यूट मटेरियल में कुछ न कुछ होगा ही होगा, चाहे कोई क्वेश्चन के आंसर के तरह से हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट उसका डिस्कस होगा। अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो आपको लगता है कि ना तो कहीं इंस्टीट्यूट के रिसोर्स में था, ना तो उसका कोई अंश था, कोई भी डिस्कशन नहीं था, फिर भी एग्ज़ाम में आ गया, तो अगर वो स्टूडेंट हम लोगों के लाइट में लाता है, नज़र में लाता है, तो उस पे उसको ग्रेस मार्क दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी नवंबर 20 वाले पेपर में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि आपको ग्रेस मार्क मिलना चाहिए। बट ये मैंने आपको एक इंटरनल बात बताई कि इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि आपको हम पूछेंगे अपने दायरे से ही। ठीक है, अब उस दायरे में इंस्टीट्यूट देखिए चेक कैसे कर रहा है उसको पकड़िएगा। वो चेक करेगा कैसे, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल में वो लिबरल है कि आप किसी भी तरीका से उनका आंसर ले आइए, उनका जो बीच बीच में चेकिंग का जो आंसर्स है उनके पास, वो किसी भी तरीका से आप ले आइए तो उस पे मार्क्स है। जैसे आप लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का क्वेश्चन में मैं जब आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रीब्यूशन किसी ने अगर किसी भी तरीका से निकाला है, टीक्यूएम का जो क्वेश्चन है उसमें किसी भी तरीका से वो सेविंग्स 1500 निकाल दिया है, तो आपको हम पूरा मार्क्स देंगे, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बट ये जो नॉन स्कोरिंग पोर्शंस हैं उसमें देखिए मुझे जो अंदाजा है, इंस्टीट्यूट बोलता है अपने एग्जामिनर्स को कि ये रहा रिकमेंडेड सॉल्यूशन, इस रिकमेंडेड सॉल्यूशन में एक एक पैराग्राफ का एक एक मार्क है। अब वो पैराग्राफ किसी पॉइंट को इलेबोरेट कर रहा है, तो वैसा कोई पॉइंट बच्चा लिखा है, चाहे भाषा उसकी जैसी भी निकल रही हो, चाहे मीनिंग थोड़ा सा डिविएट भी हो रहा हो, बट वो पॉइंट टच्ड है तो आप उसका मार्क्स देते जाइए। ठीक है, अब कोई बच्चा अगर मन से बना रहा है तो सिंस उसका पॉइंट उसमें मैच नहीं हो रहा तो उसको मार्क्स नहीं दे रहे। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला कि सर इससे तो ये लग रहा है कि फिर सारा इंस्टीट्यूट का आंसर को रटो बैठ के, तब तो पॉइंट्स हम लोग को पता चलेगा, तब तो हम वो लिख पाएंगे। तो एज ऑफ नाउ ये सत्य है। एज ऑफ नाउ जो नॉन स्कोरिंग पैटर्न है, मतलब नॉन स्कोरिंग पोर्शन जो एग्जाम में आ रहा है, उसमें अगर आपको स्कोर करना है तो यही सत्य है। और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैंने फिर अकाउंट्स के कुछ टीचर से बात की। ये प्रॉब्लम आपका कॉस्ट में ऐसा मत सोचना, ये प्रॉब्लम दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आ रहा है, एफआर में भी आ रहा है। बहुत लोगों का इस बार एफआर में भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं हुआ जैसा जनरली होता है। तो उसमें फिर हमने ये भी देखा कि जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं। जैसे कोइंसिडेंटली हमारे कॉस्टिंग में भी इस बार एक स्टूडेंट का 70 आया, और फिर उसका जब मैंने एक वीडियो में अनाउंसमेंट किया तो एक स्टूडेंट यूट्यूब में लिखा था कि सर मेरा एक दोस्त का 83 आया है। तो उस दोस्त तक भी हम उसके पहुंच गए। ठीक है, कॉस्टिंग में वो साउथ इंडिया का विशाखापट्टनम का स्टूडेंट है। तो जो पॉइंट है कि जो बच्चा स्कोर कर रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रट्टो विद्या जो अपने बोलते हैं ना उसका इस्तेमाल कर रहा है, और उसको एज इट इज, मतलब वर्बेटिम तो नहीं बोलूंगा, बट पॉइंट सारे उसके लिख के आ रहा है। इनफैक्ट हमारा जो स्टूडेंट था अनिकेत बायती जिसका 70 आया, उसका भी यही कहना था कि सर मैं इंश्योर किया था कि मुझे हर आंसर का भी पॉइंट्स याद हो, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जामिनर चेक करने वाला
खाली पॉइंट्स खोजेगा वो, और कुछ नहीं पढ़ने जाएगा मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा हूँ। तो ये एक सवाल आ ही जाता है कि जो आप मे बी बोर्ड ऑफ स्टडीज से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि दूसरा सवाल, जैसे एक नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोला कि अगर मैंने एक चीज सही लिखा उसके साथ एक चीज गलत लिख दिया तो क्या मैं नेगेटिव मार्किंग का हकदार हूं कि मुझे फुल मार्क्स मिलना चाहिए? ये आप एक सवाल रेज करेंगे। दूसरा सवाल आप रेज करेंगे, क्या हमेशा क्वेश्चंस जो आएंगे वो इंस्टीट्यूट के दायरे से ही आएंगे क्या, कि कोई बाहर से आएगा तो उसका क्या होगा? क्योंकि उसका रेफरेंस हम लोग जैन 21 के एग्जाम में दे सकते हैं। जैन 21 एग्जाम में ऐसा कुछ हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कॉस्टिंग पेपर में जो एकदम बाहर से थे, जिसके बारे में कोई इंस्टीट्यूट मैट में जिक्र नहीं था। तो वो रेफरेंस मैं आपको बता दूंगा, तो वो रेफरेंस को लेकर भी आप चर्चा करेंगे। तीसरा सवाल आप रेज करेंगे कि एक तरफ आप बोल रहे हैं केस स्टडीज डायनामिक होता है। केस स्टडीज में आपका चैप्टर 13 इंस्टीट्यूट मटेरियल में हम जब जाते हैं ना, तो चैप्टर 13 है, मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया था, मतलब कल पूरा दिन मजा आ गया मुझे तो ये सब कर करा के। ये केस स्टडी में हम जब जा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट का गाइडलाइंस लिखा हुआ है। केस स्टडी इज नॉट अबाउट क्वांटिटी बट क्वालिटी, प्रिपेयर अ प्लान फॉर ईच इशू, डिसाइड व्हाट मॉडल्स टू यूज एंड प्रायोरिटाइज द इशू, answer should have a logical flow, offer a detailed analysis, not to spend too much time on calculation, do not place too much attention and time on the presentation, quality of discussion on each issue which is most important, not the ranking order, discuss each issue in depth, do not leave any of the issue undecided, ठीक है, identify ethical issue, recommendation should appear at the end of the report, practice makes perfect, recommendation should include what to do, why to do, whatever, ये सारा पॉइंट उन्होंने लिखा है। तो क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। ये सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन पॉइंट हो जाता है कि एक तरफ इंस्टीट्यूट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाके दे रहा है जिसका लेंथ इतना बड़ा बड़ा है जिसको कोई याद नहीं कर सकता। अब दूसरा तरफ आप मार्क्स हम लोगों को दे रहे हो जब हम आपका आंसर रिप्रोड्यूस करेंगे तब। तो क्या आप हमसे ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं पूरा का पूरा केस स्टडी जो आप लोग सॉल्यूशन दे रहे हो वही याद करके आऊँ, कि मैं अपना भी आंसर बना के लिख सकता हूँ? अगर मैं आंसर अपना बना के लिख सकता हूँ तो उसमें फिर सवाल आता है कि उसमें जब मैं अपना आंसर लिख सकता हूँ तो उसके अंदर मुझे अपना पॉइंट्स बनाना अलाउड है कि सिर्फ आपका पॉइंट्स तो लिखना ही पड़ेगा और उसके बाद ही अपना आंसर उसके अराउंड में बन सकता है? मतलब ये क्वेश्चन का क्लैरिटी, देखिए हम एज अ टीचर इंस्टीट्यूट के पास नहीं जा सकते हैं, कोचिंग वाले और इंस्टीट्यूट एंटी पार्टीज है, ठीक है, बट एज अ स्टूडेंट आपके पास पूरा अधिकार है कि उसका रिस्पॉन्स आपके पास आएगा भी, आज नहीं तो कल जरूर आएगा। चिट्ठी का बहुत बड़ा पावर होता है, बट आपको लिखना चाहिए, ये बात पूछना चाहिए कि एक तरफ आप केस स्टडीज का क्वेश्चंस लाते हो जो अपने आप में एक नया वर्जन होता है हर समय, और वो पढ़ के मजा भी आता है, ये भी आपको बोलना चाहिए, पढ़ के अच्छा भी लगता है कि मैं कुछ अच्छा सीख रहा हूँ। बट दूसरे तरफ जब वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आंसर में आप तो मेरा मनोविज्ञान पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो, मेरा जो विचार है, मेरा जो एनालिसिस है वो आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में आंसर लिख रहा हूँ उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आंसर में मार्क्स मुझे तभी मिल रहा है जब एग्जैक्टली मैं आपका पॉइंट को रिप्रोड्यूस कर रहा हूं। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? कैन वी राइट आंसर्स ऑफ आवर ओन और डू वी रियली नीड टू ऑलवेज रिप्रोड्यूस द पॉइंट्स दैट यू आर गिविंग? सो इफ दैट इज क्लैरिफाइड बाय इंस्टीट्यूट इन सम वे और अदर वे, किसी तरह से हमें पता चले, तो फिर हम अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को वैसा ही बनाए ना हर सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं कि ये आपका कॉस्ट का ही दुख है, ये मेरे हिसाब से ऑडिट में भी आप देखेंगे अच्छे अच्छे लोगों का वही 40-50 ही आता है। क्यों आता है? इसका रीजन यही है कि आप समझ लेते हो और अपनी भाषा से लिखते हो, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए शुभम अपने ऑफिस में 50 ऑडिट कर लिए, तो वो तो ऑडिट सही हो गया था, तो उसमें तो मैं मन से बहुत चीज किया ही ना। तो एग्जाम में जब मैं लिखने जा रहा हूँ तो मन से लिखा हुआ का वैल्यू क्यों नहीं? तब आपको एग्जैक्ट वही कट टू कट पॉइंट चाहिए।
तो सर इसमें मैं कुछ कमेंट करना चाहती हूँ। बोलिए। सर ये आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। ऑडिट में मेरे साथ भी यही हुआ था। इंटर में मैंने जब पूरी स्टडीमेट पढ़ी थी, उसी की लैंग्वेज लिख कर आई थी, तो मेरे ऑडिट में 57 और 58 ऐसे नंबर आए थे। और यही अब मैं अपना खुद बना के लिख रही हूँ तो 40 क्रॉस करना भी मुश्किल हो रहा है। हाँ, ये सवाल है जो आप बोल रहे हो, ये एकदम वाकई में सवाल है। और दूसरा एक और चीज है कि जिन बच्चों का फिर मार्क्स अच्छा आ रहा है ना, जब हम उनका पेपर देख रहे हैं, अभी एफआर में एक जन का 90 आया, तो उनका पेपर दिखा, तो देखते हैं कि वो इंस्टीट्यूट मैट में जो जो क्वेश्चन आए थे ना, सेम टू सेम, वो हूबहू कॉपी पेस्ट किए हैं। मतलब उतना दिमाग में वो याद रखे और हूबहू कॉपी पेस्ट किए, तो उनका काम हो गया, उनको मार्क्स 90 मिल गया। ये और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ नहीं, ये तो कॉपी पेस्ट एग्जाम हुआ। मतलब जो एक्चुअल मेहनत करके रहे हैं उनकी तो वैल्यू ही नहीं है। इवन मैंने जीएसटी में भी अपना देखा कि अगर मैंने सेक्शन लिखा है, उसका नाम लिखा है, उसमें टिक करके मार्क्स दिए हुए हैं। उसके हाँ, अंदर मैंने एक्चुअल सही चीज लिखी है, वो ना पढ़ते हैं ना उसको चेक करेक्ट करते हैं, करेक्ट करेक्ट। फिर भी मुझे 5 ऑफ द 5 मिले हैं। बस अगर मैंने सेक्शन वीडियोस में बनवा नीचे कमेंट में अब मैं हाँ ये इसमें आप में से किसका कॉपी है नाम नहीं बोलूंगा, बहुत चीज थोड़ा सा रिवील करके रखना चाहिए, सारा चीज रिवील नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक जन का यहाँ पे कॉपी था, यही टारगेट कॉस्टिंग का ही आंसर था। उसमें उन्होंने घुमा घुमा के ना सब उल्टा पुल्टा बात लिखा हुआ है। मतलब उसको मैं पढ़ रहा हूँ तो क्लियर समझ में आ रहा है कि इनको क्या लिखना है, समझ में नहीं आया इनको, इन्होंने कुछ भी लिख के बस वो खिचड़ी बना के डाल दिया है। बट इंटरेस्टिंगली जो पॉइंट था ना, वो पॉइंट का 3 शब्द उसमें था, तो फुल मार्क्स है। तो अंदर में उसने क्या लिखा हुआ है तो उसको पढ़ने नहीं गया, वो सही है कि गलत है उसका कोई मतलब जजमेंट नहीं हो रहा है। ये हमारा इंस्टीट्यूट का प्रोसेस अभी बना हुआ है। अब आप इस प्रोसेस को स्वीकार करें या फिर इस प्रोसेस पे रिवोल्ट करें, या फिर मे बी मतलब मिड वे ले लें कि हम सहेंगे भी नहीं और थोड़ा सा इनके हिसाब से भी चलेंगे। तो सहेंगे नहीं मतलब क्या है कि आप अपना चिट्ठी बनाइए बहुत प्रॉपर क्वेरीज लेकर। ये जो मैं पॉइंट्स आपके सामने रखा हूँ, अगर मेरे आवाज उठाने से हो सकता था तो काम वो हम लोग का कोचिंग सेंटर वाला लोग का प्रोटेस्ट आप जानते हैं, अभी लास्ट ईयर 2 साल पहले ऐसे ही और बदनाम हो गए सब कोई। तो अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ नहीं आया, वो वो ईगो फाइट हो गई। अल्टीमेटली रिजल्ट आता तो बात भी था। बट आप लोग कुछ भी अगर इंस्टीट्यूट पे कंटिन्यूअसली रेज करते हो तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ऐसे कुछ अच्छे मेंबर्स भी हैं जो उस बात को मतलब अथॉरिटीज तक ले जाके डिस्कस करते भी हैं और उसका कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा। तो फिलहाल जैसे क्वेश्चन 2 का मैंने आपको समझाया, मैं एक बार और एक दो क्वेश्चन का समझाता हूँ आपको, जैसे कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है। क्वेश्चन 3 अगर मैं देखता हूँ ना, ईवीए में आता हूँ, ईवीए में आ जाता हूँ, तो क्वेश्चन 3 में देखिए एक सिमिलर क्वेश्चन था ऐसा जो अपने इंस्टीट्यूट मैट में भी था या डीजेबी बुक में भी था, ठीक है। तो इसमें बच्चों ने सिली मिस्टेक ही किया है। जिसका मार्क्स आया या ना आया तो उसका कारण है सिर्फ सिली मिस्टेक्स। देखा हुआ था तो कर लिया, नहीं देखा हुआ था तो नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसमें पार्ट 1 आपका जो था वो स्कोरिंग था, ठीक है। पार्ट 2 भी सिंस एक और आपको बताता हूँ, जो भी क्वेश्चन में ना छोटा छोटा मार्क है, 2 मार्क 4 मार्क, उसमें वो लोग फुल मार्क दे रहे हैं। बड़ा बड़ा में जैसे अब ये 7 मार्क का एडवाइस, ठीक है। अब इसमें जिस बच्चे का मान लेते हैं पार्ट 1 2 3 भी सही हो गया ना, वो पार्ट 4 में गड़बड़ा गया। पार्ट 3 में कोई रॉन्ग नहीं हुआ क्योंकि जैसे भी जो किया अगर वो सही था तो उसको फुल मार्क्स दिया। बट पार्ट 4 में यहाँ कभी 7 मार्क में मैं क्या क्या एडवाइस लिखूं ये क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर फिर मैं सोचा कि चलो इंस्टीट्यूट का एक बार वापस वेबसाइट में चलते हैं। वहाँ पर परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवैल्यूएशन में क्वेश्चन है इसका WUS के नाम से। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन में चलते हैं, एकदम कॉपी क्वेश्चन है इसका। 4 नंबर का सोल्यूशन में आप जाएंगे तो 4 नंबर का सोल्यूशन में आप देखिए एडवाइस, ये एडवाइस है। रुको एक मिनट, हाँ एक मिनट रुको। एडवाइस में आप देखो यहाँ पर
अब कोई बच्चा अगर ये निकाला होगा, मार्किंग कैसे सेट किया होगा, मेरे को जो लगता है कोई बच्चा ये निकाला होगा तो उसको 1 नंबर। फिर एडवाइस में कोई बच्चा अगर एक्सपेंशन थ्रू एक्विजिशन ऑफ एप्रोप्रिएट नॉन रेगुलेटेड बिजनेस लिखा है तो उसको 1 नंबर। ऐसे ऐसे मार्किंग है। अब आपने जो एडवाइस लिखा उसका कोई वैल्यू नहीं है, सीधी सी बात यही है। मतलब तुम वो बोलो जो हम सुनना चाहते हैं, तुम अपना मन का कुछ मत बोलो, ये थ्योरी है। सो अब बच्चे जो मैंने देखा कॉपी में, जिसने मान लीजिए ये लिखा है कि कॉस्ट कटिंग करना चाहिए, किसी का कॉपी में था यहाँ पर, तो उसको 2 मार्क दे दिया, ठीक है। किसी ने ये लिखा है कि थोड़ा सा यहाँ पे स्कोप है मार्जिन बढ़ाने का, तो उसको 1 मार्क दे दिया। तो इट हैज़ बीन लाइक दिस कि जिसने लाइंस लिखा है उसको मार्क्स दिया गया है। ऑल्टरनेट सोल्यूशन या फिर आपने जो सोचा उसकी रिस्पेक्ट नहीं की गई है। और आने वाले टर्म में ये परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा उम्मीद ना करें, ठीक है। आप ये मत सोचे कि आने वाले टर्म में परिवर्तन हो जाएगा। आप जितना ही चिट्ठी लिख लीजिए, शायद आपके चिट्ठी लिखने से थोड़ा सा कुछ परिवर्तन आए भविष्य में जाके, बट आपके लिए तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको ये समझने का ज़रूरत है कि मेरा जो पढ़ाई होता है ना, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है। आपका पढ़ाई एक लेवल और जा रहा है कि आप जो क्वेश्चन सीख रहे हैं उस क्वेश्चन में जो स्कोरिंग पार्ट है ना, आप उसको हल्का लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन करना है, मैं जैसे तैसे करके कैलकुलेशन में आंसर ले आऊँ। बट जो नॉन स्कोरिंग है, जैसे एडवाइस, रिकमेंडेशन, लंबा लंबा थ्योरी, उसका आपको पॉइंट्स को जॉट डाउन करना होगा। ऐसा सोचना होगा कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मेरे पास 7 पॉइंट आते, तो मुझे 7 पॉइंट खोज के मार्क्स देना है, तो वो 7 पॉइंट आप एज अ स्टूडेंट उसको लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो वो अपना मन से बनाने से ही गंडगोल हो रहा है, और ये आपको कहीं ना कहीं हर पेपर में परेशान करेगा। बोलिए क्या बोल रहे शुभम? सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने कॉपी देखी, आपको लग रहा है कि इन्होंने स्टेप मार्किंग करी है इस अटेम्प्ट के अंदर? हाँ, स्टेप मार्किंग तो है ही ना शुभम, हर एक पैरा पे एक पॉइंट है, मतलब स्टेप मार्किंग तो है ही। तो मैं प्रैक्टिकल कैलकुलेशन पार्ट में, जैसे कि सेकंड पे जो आप सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हो टारगेट कॉस्टिंग, उसके अंदर मैंने सब्ट्रैक्शन गलत करा है। सब्ट्रैक्शन से ऐसे स्टेप मार्किंग नहीं होता है। स्टेप मार्किंग क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन 4 में आता है, मान लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बहुत सारा स्टेप मार्किंग को नोट भी किया है। मैं एक बार और इसके ऊपर है ना बहुत अच्छा सा एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें जो वो हाईएस्ट स्कोरर 83 वाले उनको इन्वॉल्व करूंगा, उनका पेपर एक बार हमारे पास आ जाता है फिर मैं बनाऊंगा। तो मैं स्टेप मार्किंग्स भी रिवील करूंगा पूरा कि इंस्टीट्यूट का क्या स्टेप मार्किंग रहा होगा। हालांकि इंस्टीट्यूट ने वो डिक्लेयर नहीं किया है, बट हम पेपर देख देख के समझ पा रहे हैं। तो स्टेप मार्किंग, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये क्वेश्चन को आप देखो, मैं फिर से दिखाता हूँ। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन था ना, आप उसमें आ जाओ। तो जैसे अब ईवीए फॉर एग्जांपल, चलो ईवीए का मैं बताता हूँ। ईवीए का स्टेप मार्किंग इन्होंने किया है कि किसी ने नो पैट सही निकाला तो मार्क मिलेगा। अब नो पैट का आधा सही है आधा गलत है तो उसका कोई मार्क्स नहीं है। कुछ कुछ एग्जामिनर ने अपने मतलब दिल से उस पर 0.5 मार्क डाल दिया, किसी किसी को 0.5, किसी किसी को कुछ दिया है। बट आप ऐसा मान के चलिए कि ईवीए का कैलकुलेशन में अगर एक नो पैट है, दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, तीसरा केओ है, ठीक है, तो केओ का मार्क्स है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मार्क्स है, नो पैट का मार्क्स है, ऐसा चल रहा है। वैसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन में आता हूँ, जैसे ये 4A है कैंटीन वाला क्वेश्चन, इसमें 5 मार्क एडवाइस का, तो इसका ब्रेकअप मुझे दिखा कि जिसने आपका नेट प्रॉफिट सही निकाला उसको 3 मार्क दिया, और जिसने आपका नॉन फाइनेंशियल पॉइंट्स में 2 पॉइंट लिखे हैं उसको 2 मार्क और दिया। जिसने 1 पॉइंट लिखा उसको 1 मार्क दिया। और 2 पॉइंट भी कौन सा था वो भी मैंने खोजा, क्योंकि किसी न किसी को तो 2 मार्क मिले हैं ना उसमें। तो एक ने लिखा है सिस्टम नॉट वर्किंग का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, और दूसरा एम्प्लॉय अगर आईडी कार्ड फॉरगेट कर गया तो उसका क्या होगा। ये 2 पॉइंट नॉन फाइनेंशियल में जब मिले हैं तो उसी का 2 मार्क मिला है। तीसरा कोई और कुछ लिखा है तो उसका मार्क्स नहीं मिला है। और फाइनेंशियल में जिस भी तरीके का प्रेजेंटेशन आपने किया, इंक्रीमेंटल, एक एनुअल, या फिर टोटल लाइफ का, जैसा भी 4 साल का जो भी प्रेजेंटेशन आपने करके उनका नेट फिगर निकाल दिया तो उसका 3 मार्क दिया। तो इसका ब्रेकअप में 5 मार्क है, तो 5 का 2 पार्ट में तोड़ दिया ना, कि एक फाइनेंस का एक नॉन फाइनेंस का। नॉन फाइनेंस में भी 2 मार्क तोड़ दिया कि एक
सिस्टम काम नहीं किया तो, और दूसरा एम्प्लॉय फॉरगेट हो गया तो एक तरह से स्टेप मार्किंग तो है ही ना, तो स्टेप मार्किंग को अपने डिनाई नहीं कर सकते, दिस इज द पॉइंट। इसी तरह से यहाँ पे जब आ रहे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का क्वेश्चन में, इसमें भी एक एम्बिग्विटी था, सॉरी ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बाद में, ये टीक्यूएम का क्वेश्चन है। टीक्यूएम का क्वेश्चन में क्या था, ये क्लियर एकदम था। क्लियर क्या था, क्योंकि इसमें पहला पार्ट में आपको वो नेट सेविंग्स निकालना था, जो जिसने भी नेट सेविंग सही निकाल दिया, 1500 रुपया नेट सेविंग्स आ रहा है इसका, वो जिस भी तरीका से निकाल दिया वो सही है। और दूसरा पार्ट में मतलब 3 में 3, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई उसमें जैसे भी प्रेजेंट किया हो बच्चा, एनालाइज लिखा है तो उतना कोई दिमाग नहीं लगाया, अगर 1500 निकाला है अलग अलग तरीका से जैसे भी, उसको मार्क्स दे दिया। और ये रिजेक्शन वाला जो बात है जिसके लिए 2 मार्क है, तो रिजेक्शन में जिसने वो सही आंसर है इसका 80 यूनिट जिसने निकाल दिया उसको मार्क्स दे दिया जैसे भी निकाला, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मतलब ये सब स्कोरिंग है, छोटा पार्ट में कोई दिमाग नहीं लगाया जा रहा है, बड़ा पार्ट में वो पॉइंट्स खोज रहे हैं। ये मुझे किसी का भी सही नहीं मिला आप लोगों में से, ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन। और इसमें एक गड़बड़ था कि इसका इंटरप्रिटेशन बहुत लोग नहीं समझ पाए, फिक्स कॉस्ट का ये 10% का। और इसमें एक स्टेप मार्किंग था कि मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस किसी ने निकाला है, वाई कितना दे सकता है, जेड कितना दे सकता है, तो उसको 2 मार्क दिया गया है। तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस का कुछ मार्क्स अलॉटेड था। उसके बाद का ब्रेकअप ऑफ मार्क्स मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि किसी का भी मुझे सही नहीं मिला। और 5A में जैसे यहाँ पे आता है ना, ये पीवी रेशियो कंबाइन करके दे दिया 30%, तो अलग अलग हम लोगों के जो किताब थे उसमें ये सम पहले से था इंस्टीट्यूट मैट में, बट उसमें क्या था 30% खाली इधर था, इधर में डैश था। तो हम लोग यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट को निकाल के यहाँ कॉपी करके, यहाँ से यहाँ कॉपी करके हम लोग फिर अपना सम करते थे। तो मेरे को दिखा इसमें बच्चों ने जैसे किया है ना, दोनों तरफ से मार्क्स मिला है, मतलब 30% इधर लेकर खाली जिसने फिर वो वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ कॉपी करके सम किया तो उसको भी मार्क्स दिया है, और जिसने 30% दोनों में कॉमन लेके भी सम सॉल्व किया तो उसको भी मार्क्स दिया है। तो उनका अप्रोच को स्टडी करके इसमें मार्क्स दिया गया, ठीक है। और इसमें जैसे 10 मार्क था, तो 10 मार्क का ब्रेकअप किया इन्होंने, तो वो ब्रेकअप मैंने नोट किया था कि ब्रेकअप कैसे किया। एक जैसे स्टेप 1 में अगर आपने 600 के 900 में कौन सा सही है वो बताया है, कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए अपना कैलकुलेशन के हिसाब से, तो उस पर 1 मार्क है। फिर कंट्रीब्यूशन सही निकाला है तो उसका मार्क्स दिया है। नेट बेनिफिट किसी ने सही निकाला है तो उसका स्टेप मार्किंग है। डेवलपमेंट कॉस्ट यहाँ पे सम कॉस्ट है, उसको किसी ने कमेंट करके इग्नोर किया है तो उसको स्टेप मार्किंग दिया है, ठीक है। तो इस तरह से इसका ब्रेकअप उन्होंने सजाया, इसी को हम स्टेप मार्किंग बोल सकते हैं। बट अगर मान लीजिए उनका स्टेप मार्किंग में आपका कोई ऐसा चीज है जिसमें जैसे नो पैट है, फॉर एग्जांपल जैसे शुभम बोल रहे हैं कि उस नो पैट में आधा पोर्शन सही आधा पोर्शन रॉन्ग है, तो नो पैट का आधा मार्क्स नहीं है। अब वो एग्जामिनर के हाथ में है कि उसका मन कर रहा है कि नहीं मार्क्स देने का, उस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं करने जाता है, बट आप ऐसा मान के चलिए अपने आप को कि आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, राइट। तो इस तरह से मैंने देखा दोस्तों कि हर एक चीज का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड था। अभी इस बार का पेपर में सबसे बड़ा चीज मुझे एडवांटेज क्या दिखता है, अभी भी आप लोगों को और एक राउंड अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि इस बार का पेपर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके रिपीटेटिव थे। सिर्फ 6A का जो क्वेश्चन था वो एक अलग क्वेश्चन था, बट बाकी सारा क्वेश्चन रिपीट ही था। तो आप यदि अगर इतने होशियार आप हो, आप लोग को मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ही मानता हूँ, बस खाली फॉर्मेलिटी बाकी है, तो आप लोग भी थोड़ा सा अगर एक एक बार अपना आंसर्स को लेके कंपेयर करोगे, तो आपको मैंने एक सिस्टम बता दिया कि किस तरह से उनके पास मार्किंग का पैटर्न जा रहा है। आप अगर उसको कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके आंसर में आपने क्या नहीं लिखा है और क्या लिखा है। जहां मार्क्स मिला है आपने देखना कि वो पॉइंट इंस्टीट्यूट मैट का आंसर में भी था तो आपको मार्क्स मिल गया, और जहां मार्क्स नहीं मिला है वहां पे वो पॉइंट नहीं था, आपने अपना मन से कुछ बनाया है इसलिए उसका मार्क्स नहीं मिला। और ये क्लियर हो गया एकदम 100% क्लियर है कि मार्क्स का देने का सिस्टम ऐसा ही है, वो आपका आंसर का डेप्थ नहीं पढ़ने जाएंगे, आपको ये चीज स्वीकारना होगा। इसलिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ आंसर को भी पॉइंट्स बना बना के, जैसे कॉन्सेप्ट का पॉइंट्स बना बना के घुमाते हो, वैसे आंसर का भी पॉइंट्स बना बना के घुमाना पड़ेगा।
वो नहीं घुमाने से कहीं ना कहीं प्लेसमेंट में इशू आएगी। फिर अपना मन से लिखोगे, फिर पेपर आपका सही जाएगा, आपको लगेगा मार्क्स क्यों नहीं आया। 40-45 आ जाता है ना तो अपने दिमाग नहीं लगाते हैं, बट यही थोड़ा से नीचे जाता है ना तो अपने को लगता है कि कहाँ गड़बड़ हो गया और कैसे सुधारें। हालांकि 45 भी आ रहा है तो सुधारने का 40 पे जरूरत ग्रुप ही निकल जाता है हाँ सर, 40 पे तो ग्रुप ही निकल जाता, रोना ही नहीं होता। तो वही बोले ना, 40-45 आ जाता तो अपने दिमाग नहीं लगाते, अपने बोलते चलो ठीक है दिमाग जो होना था हो गया, अपने को क्या लेना देना, अपने सीए बन गए। बट पॉइंट है उसमें भी तो 55 मार्क कटे ही हैं। 40-45 में भी 55 मार्क क्यों कट गए, जबकि आपका 80 आना चाहिए था। तो अपने माथा नहीं लगाने यस जाते, सर। अपने माथा ही नहीं मारते उसमें क्या करेक्ट करना है अपने आप को, क्या उनका पैटर्न है। बट जब कम आता है तो अपने को लगता है कि कैसे इम्प्रूव करना है। तो सच्चाई जो है, कड़वा सच, ब्रुटैलिटी यही है कि थोड़ा और सम्स पे और आंसर्स पे थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा उसको मतलब बोलना नहीं चाहिए बट रटिए, कोई उपाय नहीं है इसका। और जो बच्चा स्कोर कर रहा है ना, अगर आप उससे मिलते हो ना, थोड़ा सा उसको टटोलोगे तो आपको समझ में आएगा वो रट के ही गया, चाहे वो जो बोल दे। वो बोल रहा है मन से बनाया था, बट मन से बनाने से हमारा मार्किंग पैटर्न ऐसा है कि वो आपको मार्क्स नहीं देगा। और यही आंसर ये CSF वाला जो सम था आपका, ठीक है, जो ओसाका वाला टी गार्डन वाला सम था, उसमें भी यही हुआ। जिसने क्वालिटी फर्स्ट पॉइंट में क्वालिटी लिख दिया कि ये इसका CSF है, उसके इर्द गिर्द 2 सेंटेंस और लिखा नहीं लिखा कोई मैटर नहीं। किसी बच्चे ने पता है सिर्फ 4 शब्द में लिख दिया कि द CSF इज क्वालिटी, उसको भी फुल मार्क्स। किसी बच्चे ने वो क्वालिटी को समझाने के लिए 4 लाइन सपोर्टिंग में लिखा है, उसको भी मार्क्स उतना ही मिला है। तो वो क्या खोज रहा है, अपना पॉइंट्स। तो स्ट्रेटेजी है उसको पॉइंट्स फेंक फेंक के देना है, ले पॉइंट्स ले पॉइंट्स ले पॉइंट्स लेते जाना है। अब जैसे उसका भी अगर आप आंसर को एनालाइज करोगे कि एक लास्ट क्वेश्चन था 6B, जिसमें आपका पूछा था इंटरप्रेट करो लेबर वेरिएंस को। उसमें लेबर का कॉस्ट, एफिशिएंसी और रेट वेरिएंस निकालना था। तो उसमें जिस बच्चे ने जैसे भी निकाला उसका 3 मार्क उसको दिया, 7 मार्क का इंटरप्रिटेशन था। तो इंटरप्रिटेशन में बहुत कम लोगों को मार्क्स मिला। क्यों मार्क्स मिला? क्योंकि मन से आपने लिखा, वो पॉइंट्स उसका मैच नहीं कर रहे हैं। क्या करें? अगर आप अपना इंस्टीट्यूट मटेरियल खोलोगे तो उसमें जो पॉइंट्स लिखा हुआ है वो पॉइंट्स लिखने से मार्क्स मिलेगा, बस यही बात है। अब आपका आर्ग्यूमेंट करें, हम आपके साथ बैठ के अगर मैं तर्क करूं, मैं इंस्टीट्यूट हो आप स्टूडेंट हो, तो आपको प्रूफ, आप अपने आप को राइट भी प्रूफ कर सकते हो कुछ हद तक, और आप मेरे को भी रॉन्ग कुछ हद तक प्रूफ कर सकते हो, ये भी हो सकता है। वो तर्क वाला चीज है। जैसे किसी का मान लीजिए 34 आया हुआ है, मेरे पास एक पेपर है उसमें 34 आया हुआ है, शायद साक्षी का है ना? यस सर। तो आप देखो कि एक और प्रोसेस होता है, आप एक बार और गौर से अपना पेपर को सेल्फ एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या कोई स्कोप है कि मेरा पॉइंट्स मैच हो रहा है फिर भी मार्क्स नहीं मिला है। आप अगर थोड़ा डीप में जाके सर्च करो, फिर मेरे से आप एक बार कंसल्ट कर सकते हो। तो एक प्रोसेस होता है इंस्टीट्यूट का जिसमें आप रेज कर सकते हो कि आपको मार्क्स मिलना चाहिए, मतलब यू विल हैव टू सबमिट टू द इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट कंसिडर करता है कि आपका पॉइंट्स था, मतलब उनके हिसाब से ही आप क्वेश्चन कर सकते हो कि देखिए आपका ये पॉइंट था, ये पॉइंट मैंने लिखा, आपने मार्क्स नहीं दिया। अगर वो पॉइंट्स आपके मैच हो रहे हैं, ऐसे आपको 6 जगह कोई ऐसा मिल जाता है कि 6 जगह आपने लिखा है, तो आप वो रेज कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट आपका पेपर को रीचेक करके वो मार्क्स बढ़ाता है, और ऐसा पास में हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने किया है, वो लोग का ग्रुप निकल गया। और ये चीज सर हो सकता है? हाँ जी, होता है ऐसा। तो ये तानिया के लिए भी लागू है। थोड़ा सा तानिया आपको भी डीप में जाके एक बार आज पूरा दिन अगर आप बैठोगे कि क्वेश्चन को लोगे और पॉइंट टू पॉइंट अगर आप मिलाओगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि कोई कोई जगह ऐसा है कि वहां पे मार्क्स मिल सकता है क्या। आप डबल चेक के लिए मेरे से फिर कनेक्ट हो जाना, ठीक है सर, मेरे को 6 जगह मिला है या 10 जगह मिला है कि मेरा ये मार्क्स मुझे मिलना चाहिए। अगर उससे आपको लगता है कि आपका 40 आ जाएगा और आप क्वालिफाई हो जाओगे, तो यू शुड टेक एन अटेम्प्ट, टेक अ चांस। और सेकंड इस मीटिंग का जो निष्कर्ष है वो ये है कि आप सबको मैं कुछ क्वेश्चंस बताया हूँ,
वो क्वेश्चंस आप अच्छे से ड्राफ्ट करेंगे विथ रेफरेंस टू योर इंस्टीट्यूट मटेरियल और योर आंसर स्क्रिप्ट, ठीक है, और रेफरेंस टू एनी पास्ट पेपर, और प्लीज़ आप एक बार मुझे भेजेंगे, मैं उस मेल को रिव्यू करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि उसको कैसे किसको भेजना है, और हम लोग वेट करेंगे जवाब का। तो वो क्वेश्चंस मैंने आपको एक बार फिर रिपीट कर देना है। पहला क्वेश्चन था मेरा कि क्या नेगेटिव मार्किंग भी होता है अगर आपने एक सही लिखा, दूसरा ऑप्शन उसमें एक ऐसा बात लिख दिया जो सही नहीं था, तो गलत चीज़ लिख देने के कारण क्या हमारा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा? यस और नो। हम लोग को कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस पूछना है, हम लोग को डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछना है। दूसरा, क्या ये सवाल है कि हमेशा इंस्टीट्यूट अपने दायरे में ही क्वेश्चन पूछेगा, स्कोप ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस क्या इंस्टीट्यूट मटेरियल और इंस्टीट्यूट द्वारा फ्रेम किए गए क्वेश्चंस ही होते हैं, कि हम लोगों को बाहर से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ सकते हैं, ठीक है? तो वो बाहर से अगर करने हैं तो उस बाहर का दायरा आप कृपया करके बताएं, क्योंकि जैसे मान लीजिए इस बार अभी केस स्टडी डाइजेस्ट बोल के रिलीज हुआ है SCMP में, ठीक है? उसमें मैं जब देखने गया तो एक क्वेश्चन मुझे बड़ा खतरनाक दिखा, कैन बैन ऑथराइजेशन पे क्वेश्चन था। कैन बैन आप लोग JIT में पढ़ते हो, तो कैन बैन को लेके एक सम बना दिया है, क्वेश्चन आंसर बना दिया है, ठीक है, जिसके बारे में पहले तो कभी इंस्टीट्यूट मैट में नहीं था, तो अब क्वेश्चन आ गया। तो हम इसको कैसे समझे, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, ये अगर ऐसा क्वेश्चन कभी डायरेक्ट एग्जाम हॉल में आ गया तो क्या होगा, मतलब आपके दायरे से बाहर एक क्वेश्चन आ गया तो हमारा क्या होगा? और दूसरा चीज, अगर आपने अभी पूछ लिया है तो इसका मतलब वो सिलेबस का पार्ट बन गया, हम ऐसा समझ के उसको पढ़े क्या? मतलब ये क्वेश्चन है मेरे माइंड में जो आप लोगों को इंस्टीट्यूट से प्लेस करके क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो मेरे को जो क्लैरिफिकेशन मिला वो तो यही मिला कि सिंस आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया है एग्जाम के पहले, तो वो क्वेश्चन से भी कुछ कॉन्सेप्ट बन चुका है, तो वो भी एग्जाम का सिलेबस का पार्ट हो चुका है, चाहे उसके बारे में इंस्टीट्यूट मैट में कोई डिस्कशन ना हो, बट वो किसी क्वेश्चन के थ्रू भी अगर आ गया है तो सिलेबस का पार्ट बन गया, आपको वो समझना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। तो ये इंस्टीट्यूट का कहना है, ठीक है, मेरे को जो जवाब मिला, बट आप अपने तरफ से भी इसका जवाब दे सकते हो। और तीसरा है कि हम लोगों को ये समझ में आया आंसर स्क्रिप्ट मंगाकर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रेज करना है, ये समझ में आया कि आंसर स्क्रिप्ट पढ़कर कि हमें तभी मार्क्स मिल रहा है जब हम आपके पॉइंट्स को, इंस्टीट्यूट मैट के आंसर्स के पॉइंट्स को रेप्लिकेट कर पा रहे हैं। अगर हम अपने मन से कोई भी पॉइंट्स को लिख रहे हैं तो उसका कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया जा रहा है। तो शुड आवर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बी सच दैट हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर में वही आंसर लिखना है जो आपका रिकमेंडेड आंसर है, तो फिर हम अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को वैसे बदलें, करेक्ट? जैसे एक गाइडलाइन तो बता दीजिए कि किस तरह से पढ़ के आओ तो नंबर मिलेगा, तो फिर मैं नहीं पढ़ पाया तो मेरी कमी रह गई। अब मैं पढ़ता हूँ इस तरह से कि मैं अपने मन से भी लिख पाऊँ, और फिर मन से लिख के आता हूँ तो आप नंबर नहीं देते हो, तो मुझे अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। आप अपना तरीका बता दीजिए, फिर हम ये समझ लेंगे कि ये कोर्स थोड़ा सा वो रोट लर्निंग वाला कोर्स हो गया है, इवन आंसर भी समझ के याद करना पड़ता है, तो ही मार्क्स मिलेगा। अगर ऐसा है तो वी विल फॉलो इट। तो ये चीज़ का मतलब आई विल रिक्वेस्ट, देखो तुम लोगों को साथ में इसलिए बुलाया कि तुम 7 जन तो कम से कम मेरे साथ जुड़ो, हम लोग थोड़ा चिट्ठी को ऊपर तक पहुंचाते। आज का दिन थोड़ा अपना शेड्यूल में से डिविएट करो और पूरा थॉरो एनालिसिस कर डालो पूरा पेपर का, एक एक लाइन को मिला डालो और एक प्रिंट आउट ले लो आप अपना, ऐसे जो भी अपना आंसर स्क्रिप्ट है, और एक एक जगह प्रॉपर कमेंट लिखते जाओ कि मेरे हिसाब से मार्क्स होना चाहिए। अगर उसको लेकर कोई भी सेकंड चेक मेरे साथ करना है तो मेरे साथ आप मिलो, और फिर ये मेल जरूर ड्राफ्ट करो, एक बार ड्राफ्ट मेल मुझे भेज दो, हमारे SJC की ईमेल आईडी पे भेज दो, उसमें अच्छे से सब्जेक्ट लिखकर, और वो ऐसे लिख देता फॉर वेरिफिकेशन बाय सतीश सर, एज आस्क्ड बाय सतीश सर आई एम सेंडिंग दिस ईमेल। मेल का नीचे पूरा रहेगा, अच्छे से बोल्ड में क्वेश्चन लिखकर, क्वेरी लिखकर, उसके कॉन्टेक्स्ट को नीचे लिखकर, रेफरेंसेस को नीचे लिखकर जब मेल दोगे तो आपको अपना इंस्टीट्यूट का ERO नंबर या जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी बताना पड़ेगा, तब तो वो इंस्टीट्यूट आपका मेल को कंसिडर करेगा। और ये मत सोचना कि कुछ भी वो बुरा कर सकता है आपका, ऐसा कुछ नहीं है।
बट वो वेट करते हैं कि आपका कोई सजेशन से अगर उनके प्रोसेस में कोई चेंजेस आ सके तो जरूर कंसिडर करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गए हैं, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये आप करो, और आई थिंक और मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बोलो। सर हाँ बोलो। सर एक नवंबर 18 में एक क्वेश्चन आया था 6A का, जो बजटरी कंट्रोल था, इसमें फ्लेक्सिबल बजट और वो बताना था, वो तो स्टडी मेट का क्वेश्चन था भी नहीं। इसका भी रेफरेंस दे सकते हैं क्या? आप दे सकते हैं। अब उसमें मतलब क्वेश्चन के बारे में कुछ भी इंस्टीट्यूट मैट में है कि नहीं है, सर आप रेफरेंस दे बजटरी सकते हैं। कंट्रोल का कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं था, और ये शायद कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आ गया था इस वजह से। हाँ दे सकते हैं आप रेफरेंस। आप जनवरी 21 का भी दे दीजिए। जनवरी 21 में एक क्वेश्चन आया था, वो एक तो अभी 2A उसको लेके तो बहुत विवाद चल रहा है अभी, 2A का आंसर क्या होगा। और एक क्वेश्चन आया था, आप देखेंगे उसमें 4 डिविजन्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, 4 टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर। अब वो 4 टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का कोई जिक्र कहीं इंस्टीट्यूट मैट में दिख ही नहीं रहा है मुझे। अरे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिखा हुआ है 4 टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर, तो मैं कहाँ से खोज के लाऊं ये चीज? आपका दायरा क्या है? क्या आप उसका ग्रेस मार्क दे देते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कैसे पढ़ाई करें? ये सवाल है बस। तो और गाइडलाइन। सर ये हाँ और सर ये जो नवंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 5B था ओसाका टी वाला, हाँ सर ये हमारी स्टडी मटेरियल में तो शायद से था नहीं, है या था? स्पाइसेस बोलकर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पाइसेस करते हैं, नेचुरल स्पाइसेस करते हैं। अच्छा फिर मैं देखती हूँ। है नेचुरल स्पाइसेस करके। हाँ एक चीज है कि उसमें ना जो वेरिएंस था वो उल्टा था, मतलब आपका जो वेरिएंस है उसके कंपैरिजन में उल्टा था। तो बहुत बच्चों ने, अब देखो रटा हुआ ज्ञान कई बार कैसे मिस्टेक कर जाता है, वही वो हमारे जो चतुर रामालिंगम का हालत हुआ था कई बार स्टूडेंट के साथ भी हो जाता है कि वो उतना रट के आया है कि वो एज इट इज उसका आंसर यहाँ पे भी लिख रहा है। मतलब वहां पे जो वेरिएंस था एडवर्स था, यहाँ पे वो वेरिएंस यदि फेवरेबल हो गया है तो वो ज्ञान फेवरेबल का ही लगा रहा है। मतलब वो एग्जैक्टली जो लिखना था वो नहीं लिखकर जो रट के आया वही लिख दे रहा है आंसर। ऐसा इन 8 कॉपी में ही मेरे को मिला। इन 8 कॉपी को मैं जो देखा हूँ उसमें ही मेरे को ऐसा केस मिल गया कि यहाँ पे वेरिएंस क्वेश्चन में दिया हुआ है लेबर एफिशिएंसी का शायद एडवर्स है ना? सर एक तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कुछ एडवर्स था। हाँ मटेरियल प्राइस भी एडवर्स है और लेबर एफिशिएंसी भी एडवर्स है, बट जो इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन था उसमें लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल किया हुआ था। तो ऐसा करने से क्या हुआ, जो बच्चा उसको रट के आया ना वो एज इट इज उसी का कॉपी पेस्ट कर रहा है, वो यहाँ पे एडवर्स है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। सर जैसे मैंने एडवर्स था तो मैंने ये लिखा था कि एडवर्स होना इसलिए हो सकता है कि कंपनी क्वालिटी पे ध्यान रख के हो सकता है चीपेस्ट सोर्स ऑफ मटेरियल ना खरीद के अच्छे ब्रांड और प्रोडक्ट्स खरीद रही है जिससे उसका ये प्राइस। सही लिखा आपने, आपका मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी का मैं बोला मैंने देखा, मैं नाम हाँ अभी नहीं जानता हूँ। मैंने यहाँ पे किसी का कॉपी देखा, उसमें जैसे इंस्टीट्यूट मैट में लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल में जो पॉइंट्स लिखा हुआ है वही पॉइंट यहाँ पे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स में लिख दिया, तो मार्क्स कैसे मिलेगा? ये मैं हाँ सर, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे को तो नहीं पता था स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है, मैंने तो अपनी लैंग्वेज से बना के लिखा। हाँ तो इन्होंने ज्यादा नंबर दिए नहीं फिर उस क्वेश्चन में, तो जबकि 9 मार्क्स। आपका पॉइंट्स मैच नहीं किया। तो बस वही है, अगर हमारा कुछ एक लाइन भी मैच होगी तो हम बोल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, ओके। मतलब एक एक लाइन का आप एक ही नंबर मांग सकते हैं। हाँ सर, कुछ तो बोले, मतलब कुछ तो निकले। बिल्कुल बिल्कुल, बट मैंने जो देखा सर बूंद बूंद से ही सागर बनता है। हाँ ये बात सही है, बूंद बूंद से ही सागर होता है। और किसी की कोई क्वेरी है बोलिए। सर अगर चांस हो कि बिल्कुल भी नहीं मार्क्स इंक्रीज हो तो अब मतलब क्या मटेरियल और कैसे रेफर करके वापस स्टार्ट करें? बिकॉज मेरा आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स के बाद मैंने अभी जॉब ली थी दिसंबर में, तो मेरा फॉर टाइम वर्क फ्रॉम होम ही है। तो मैंने पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी थी बट मैंने अभी कॉस्ट नहीं उठाया था बिकॉज मुझे पहले पेपर रिव्यू करना था, लगाना था। तो मैंने बाकी
तो मैं इसके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप अब जब पढ़ाई करना है आगे, तो देखो एक्सपेक्टेशन मालूम पड़ गया, तो अब आप उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने आप को तैयार करें। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो नोट्स होता है उसको ज़्यादा घुमाते हैं, कंसेप्ट को ज़्यादा घुमा रहे होते हैं कि मन से बना के लिख लेंगे। ये सोच को बदलें कि मैं इंस्टीट्यूट का जितना भी क्वेश्चंस, जैसे अपना जो लेटेस्ट इंस्टीट्यूट मैट है वो हमारा डीजेबी में भी सारा है, बट फिर भी आप उसको सारा का सारा मतलब टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे केस स्टडी डाइजेस्ट आ गया, तो वो आप सारा का सारा करें कि नहीं, उसके आंसर को थोड़ा सा माइंड में बैठाएंगे रादर देन कॉन्सेप्ट को खाली माइंड में बैठाएंगे। मतलब जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, जब मेरे क्लास 1 में मेरा सन जाता है तो कंसेप्ट की क्लास कराते हैं, मतलब उसको कंसेप्ट सिखाया जाता है, फिर क्वेश्चन आंसर को रटाया जाता है। नहीं तो आंसर में कुछ भी बोलेगा तो उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो उसको दोनों मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग अभी तक जब बड़े हो गए थे, हम लोग ये सोचते थे कंसेप्ट सीख लो, आंसर अपने आप बनाएंगे। बट इंस्टीट्यूट आपको बोल रहा है नहीं नहीं, तुम मेरे लिए अभी भी छोटे बच्चे ही हो, तुम आंसर भी याद करके आओ। तो आपकी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा चेंजेस यही लाना है कि पूरा पूरा वर्बेटिम रटना नहीं है, बट हर आंसर का अपना सीरीज ऑफ पॉइंट्स है। पढ़ाई करते वक्त उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको मेमोराइज करने का कोशिश करिए अगर हो सके तो। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते पढ़ते बुक में साइड में लिखते रहते थे ना, तो वो पॉइंट्स को लिख के थोड़ा उस पॉइंट्स को घुमाते जाएंगे कि जब ये क्वेश्चन पूछा तो मैं ये पॉइंट ऐसे लिखूंगा। जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये ताजमहल वाला जो क्वेश्चन आया था उसका पॉइंट्स को देखने का, उसका पूरा लैंग्वेज ही अलग है। वो 3E खाली लिखने से उसमें मार्क्स नहीं है। उसका जो मतलब अंदर का मटेरियल है जो आंसर में लिखा हुआ है वो एज इट इज उसको नहीं मिल रहा तो मार्क्स नहीं दे रहा। जैसे उसमें पूछा था चैलेंजेस के बारे में लिखो, तो चैलेंजेस में आप लोग नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर का चैलेंजेस का 4 पॉइंट होता है, उसको लिखने लग गए थे, जबकि इसका चैलेंजेस जो है वो अलग से 2 पॉइंट इसमें आंसर में दिया हुआ है। वही आंसर में वो लोग 2 पॉइंट चाह रहे हैं आपसे, वो 4 पॉइंट चाह ही नहीं रहे। तो जिसने वो 4 लिखा उसको कोई मार्क्स नहीं मिला, जिसने वो 2 पॉइंट के बारे में लिखा उसको एग्जैक्टली वो 2 मार्क्स मिल गए। तो पॉइंट है कि वो अपना पॉइंट चाह रहा है, यही पॉइंट है। तो अब उसमें अगर ऐसा कुछ हुआ, खाली एक ही डर है कि सर चलिए मैं आपका जो इंस्टीट्यूट का आंसर्स है वो भी अब थोड़ा दिमाग लगाऊं, उस पर पढ़ना शुरू करूं। अब इंस्टीट्यूट अगर कुछ नया ही पूछ लिया जो उसके दायरे में नहीं आया तो यही नसीब है, और यही सवाल तो हमें इंस्टीट्यूट से पूछना है। तो आप हमारा क्या करोगे? तो इंस्टीट्यूट का कहना है कि हम लोग ग्रेस मार्क दे देते हैं उस केस में। तो ग्रेस मार्क हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए ना। वो सर हम ऐसे ही बोलते हैं कि अगर आउट ऑफ द बॉक्स आता है तो ग्रेस मार्क्स देते हैं, बोलते हैं। अब हम लोग तो देखिए उस समय हम लोग पास हो जाते तो हम लोग तो खुद भी देखने नहीं जाते ना कि हमको ग्रेस मार्क मिला कि नहीं, तो हम लोग के पास प्रमाण ही नहीं। सच ये कि हम लोग के पास कोई एविडेंस नहीं, ठीक है, क्योंकि पास होने के बाद अपने माथा नहीं मारते, तो बोलते हैं। तो अब ये ट्रस्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा कि चलो जो इंस्टीट्यूट का है उसी पे माथा लगाओ, नया क्वेश्चन को माथा मत लाओ। सर एफआर में ना हमारे एक सर ने बोला था कि ये क्वेश्चन गलत आया था कि इंस्टीट्यूट को ग्रेस मार्क्स देना चाहिए, और हमने तो कॉपी निकलवाई थी तो उसपे देखा कोई ग्रेस मार्क नहीं। हाँ, तो इसका रेफरेंस दीजिए, आप दे सकते हैं। बिल्कुल दीजिए, ये क्वेश्चन ही गलत था। अब आप किसी सर का नाम नहीं ले सकते, आपको क्वेश्चन को गलत प्रूफ करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट का हेल्प लेना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट का कोई नोट्स का हेल्प लीजिए आप। ओके सर। तो ऐसा आप जरूर अपना अधिकार, क्या बोलते हैं, अधिकार पूर्वक आप इंस्टीट्यूट को बोल सकते हैं, देखिए क्वेश्चन गलत था, इसके ऊपर ये मार्क्स होना चाहिए था, बट ये इसके कारण इसका आंसर नहीं आया। तो वी विल सी कि मान लेते हैं नहीं रेस्पॉन्ड करेंगे, बट आपने अपना अधिकार के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, चलो आपका हिम्मत तो खुला, ये तो सोचिए। हाँ जी सर। और बताइए, और कोई क्वेरी है? सिमरन, निवेदिता, आपका कोई क्वेरी है? मुस्कान, निवेदिता एकदम साइलेंट थी। नहीं सर, समझ में आ गया, बस इंस्टीट्यूट मार्क रखना है, उसके बाद मार्क्स मिल जाएगा, और कुछ पता नहीं है इसमें किसी का क्वेश्चन करने के लिए। हाँ, जो है ये सिस्टम समझ में आ गया, अब इसको मैच करो। और मतलब ऐसे ही होता है, जैसे बड़े बड़े कंपनियों में भी जाओगे आप, तो बॉस जो चाह रहा है
ठीक है, वो गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, आपको गलत ही लग रहा है, अजीब लग रहा है, बट एक्सपेक्टेशन तो मैच करना पड़ेगा, तभी आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, नहीं तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। उनका जो कल्चर है उसमें अपने आप को ढालना जरूरी है। राइट नाउ तो यही समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, आप बोले तो इसको यूट्यूब में डाल सकते हैं क्या, दूसरों का भला होगा? यस सर, नो प्रॉब्लम। क्योंकि सब जो लड़क रहे हैं कॉस्टिंग में लड़क रहे हैं और किसी में लड़क रहे ग्रुप में। नहीं, कॉस्ट और ऑडिट ये दो सब्जेक्ट। हाँ जी सर। क्योंकि इसका बन चुका है जो ओल्ड कोर्स का था। हाँ जी। तो उसका भी इसका में भी स्कोर नहीं आने का कारण वही है, मन से लिखो मार्क्स नहीं देंगे, मेरा पॉइंट लिखो मार्क्स देंगे, और इतना वॉल्यूम में हम थ्योरी रट नहीं पाते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो ये क्राइटेरिया हो गया ना। तो क्रैक तो मिला, चलो कुछ तो मिला, इससे ये समझ में आया, निष्कर्ष ये निकला कि कुछ तो हमें क्रैक मिला। ओके, अब आप इसको लेकर आगे बढ़े, और आपको जो मैं कार्य दिया हूँ, काम दिया हूँ, उसको आप जरूर से आज ही करके खत्म करें, कि कम से कम जो एफर्ट हमने लिया उसका एक नेक्स्ट स्टेप भी हम आगे जाएं। ठीक है, ऐसा ना हो कि बस आज का मीटिंग आज ही खत्म हो जाए, एक नेक्स्ट स्टेप तक आप प्लीज मुझे चिट्ठी बना के जरूर भेज दें। ठीक है, देन आई विल रिकनेक्ट विथ यू, अगर उसमें कोई करेक्शन का जरूरत हुआ तो, और नहीं तो फिर मैं आपको रिकनेक्ट करके बताऊंगा कि किसको वो चिट्ठी भेजनी है, कहाँ पे वो चिट्ठी भेजनी है, और बाकी अपना पढ़ाई आगे बढ़ाएं। हाँ बोलिए मुस्कान। नहीं सर, बाय मिस्टेक है सर। ठीक, चलो टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अब इस बार अच्छे से पढ़ना है और पास होना है। बाय बाय। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।